हाँ बेटा, ये फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं ये आज का वीडियो है ये 2 पार्ट में भेजूंगी। ठीक है, हमने ये पहरा पढ़ लिया था, कौन सा, जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, मतलब वो छोटी उम्र में ही मर गई थी बेटा। किसकी नानी? लेखिका की जो नानी है वो छोटी उम्र में चल बसी। और जब उन्होंने देखा कि अब मैं मरने वाली, तो उन्होंने एक काम किया, अपने पति को बुलाया। मतलब एक बिल्कुल अनपढ़ और पर्दा नशी, मतलब पर्दा करने वाली जो औरत थी, जो पारंपरिक थी, जो मतलब गांव के माहौल में पली बड़ी थी, उस बंदी ने एकदम मुंहजोर होकर बोला क्या कि भाई मुझे आपके ना मित्र हैं स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलना है। किससे बोला ये? लेखिका के नाना जी ने। नाना जी से मतलब अपने पति से बोला। और नाना जी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि उनका व्यवहार ही कुछ ऐसा था नानी का। तो नाना जी फटाफट प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर लाए और किसके सामने पेश कर दिया? नानी के सामने, क्योंकि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखा। वक्त की नज़ाकत क्या थी बेटा? मतलब नानी किसी भी टाइम चल बसती है, ये इनके नाना को पता था। तो उन्होंने सवाल जवाब में ज़्यादा समय खराब नहीं किया। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा कि वो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि इनके जो पति थे, लेखिका की नानी के पति, मतलब लेखिका के नाना जी, तो वो एक विलायती रीति रिवाज में पले बड़े आदमी थे, क्योंकि वो तो विलायत चले गए थे बेटा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वो करने के लिए। तो वो नहीं चाहती थी कि विदेशी चाल में ढला हुआ कोई आदमी मेरी पति का वर बने। मतलब नाना जी तो अपने जैसा ही कोई अंग्रेज परस्त आदमी ढूंढते अपनी बेटी के लिए दूल्हे के रूप में, और नानी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा जवाई ऐसा हो जो देश के ऊपर मर मिटने वाला हो। इसीलिए उन्होंने एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो लेखिका के नाना के मतलब मित्र थे, उनको बुलाने की बात नाना के सामने पेश की और नाना जी बुला लाए। फिर क्या कहती है नानी, देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। आगे देखिए नानी ने क्या कहा। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज मतलब हैरान करने वाला था। नानी ने किसके सामने कहा बेटा? ये प्यारेलाल शर्मा के सामने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। फरमावदार का मतलब क्या होता है बेटा? आज्ञाकारी, ठीक है ना। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक ही तो है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया और न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज्यादा ही थी। बहुत अच्छा। देखो ये नानी का करेक्टर बताया गया इस पूरे पूरे पेज में बेटा। नानी के करेक्टर के बारे में बताया गया। एक तो वो उनका चाल ढाल में वो कैसी थी, पहनावा उनका कैसा था, ये सब ठीक है। नाना की जिंदगी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करती थी, खुद आज़ाद ख्यालों की थी। क्यों आज़ाद ख्यालों की? इसीलिए थी कि किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी नहीं जीती थी, वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीती थी। और ये भी आज़ादी का ही एक तरीका है बेटा कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया जाए, और नानी ऐसा करती थी, इसीलिए वो आज़ाद ख्यालों की थी। देखो बेटा, अब ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई महान स्वतंत्रता सेनानी या नाना जी के दोस्त से क्या वचन लिया नानी ने? ये वचन लिया कि मेरे पति हैं वो तो अंग्रेजों के मतलब फरमावदार हैं, आज्ञाकारी हैं, और मैं नहीं चाहती किसी अंग्रेज परस्त से मेरी बेटी की शादी हो। क्यों भाई? वो अंग्रेज परस्त है तो बेटी के लिए वर भी अंग्रेज परस्त ही ढूंढेंगे। और लेखिका की नानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी जो शादी है वो प्यारेलाल शर्मा जैसे ही किसी क्रांतिकारी
पुरुष के साथ हो, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी प्यारेलाल शर्मा से। अब देखो सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा इस चैप्टर का कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं थी, फिर भी वो आजाद विचारों की महिला थी, या एक मतलब देशभक्ति की भावना उनमें थी, तो कैसे? बेटा बिल्कुल सीधा सा उत्तर यही बनेगा कि लेखिका की नानी ने किसी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर में मतलब कुछ प्रसंग ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक क्रांतिकारी महिला थी, आजाद ख्यालों की महिला थी, देशभक्त थी। वो कैसे? कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज परस्त से ना करवा के और किसी क्रांतिकारी से करवाने की मांग रखी। दूसरे, इन लेखिका की नानी के पति या लेखिका की नाना जी एक अंग्रेज परस्त व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनके व्यवहार में किसी प्रकार की कोई साझेदारी नहीं की और अपना जीवन है उन्होंने अपने तरीके से जिया। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि लेखिका की नानी में आज़ादी की भावना थी या वो आज़ाद ख्यालों की महिला थी। इस टाइप से इसका आंसर बनेगा। आगे देखिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। अब देखो बेटा, लेखिका के नानी का जो रोल था, ये कह रही है ना लेखिका मेरे संग की औरतें, तो मेरे संग की औरतों में लेखिका की नानी है, उसका रोल खत्म हो गया। अब आता है उसकी मम्मी का। किसकी मम्मी का? लेखिका की मम्मी का। अब वो कैसी थी? अब उनकी शादी हो गई, प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर उन्होंने किसी आजाद स्वतंत्रता सेनानी से उसकी शादी करवा दी। अब देखो, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी लेखिका की मम्मी की। तो देखिए, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखो बेटा, इस पहरे को अब मैं समझाती हूँ। मतलब अब लेखिका की मम्मी की शादी किससे हो गई? एक क्रांतिकारी से हो गई, और वो क्रांतिकारी ऐसे थे कि ICS जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है उसके इम्तिहान में अंग्रेजों ने उनको बैठने नहीं दिया क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। ठीक है। दूसरा, अब लेखिका की नानी बेटा बहुत कमजोर, मरियल और बहुत नाजुक महिला थी, और पतिदेव थे यानी कि लेखिका के जो नाना जी थे वो अपने आजादी के उनमें योजनाएं वगैरह या क्रांतिकारियों के साथ इस तरह से रहा करते थे। अब बेचारी के पास पैसा धेला कुछ था नहीं, तो क्या करती? खद्दर की साड़ी पहनने लग गई थी। ठीक है ना, गरीब परिवार था तो खद्दर की साड़ी पहनने लगी। अब वो खद्दर की साड़ी भी उसको पहननी ना आए, तो रात रात जग कर वो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती, ताकि दिन में दूसरी जो उसकी जेठानी, देवरानी या घर की औरतें हैं उनके सामने उसको शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेकिन उनका व्यवहार ये था कि बेटा वो झूठ नहीं बोलती थी कभी भी उसकी माँ, और सबको उनकी ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है ना, तो ये सब है। और इनकी दादी तो कहा करती, छींका क्या होता है बेटा? प्राचीन काल में जैसे हमारे लोक वगैरह तो थे नहीं, तो क्या होता था, एक वो बोया टाइप, ठीक है ना, ऐसे उठा के उसके सामान उसमें रख कर और जैसे ऊपर दीवार के टांग दिया करते थे, तो ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, कुत्ते बिल्ली वगैरह से उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। तो दादी कहती थी कि हमारी बहू भी ऐसी है। मतलब वो बहुत बोल्ड नहीं थी, एक तरह से उसकी माँ नाजुक सी महिला थी। तो आगे देखिए,
और वो चीख के मतलब बस वो काम जिस उसके जितना काम होता था उतना ही करती। घर की जितनी भी उसकी देवरानी जेठानी दादी परदादी वगैरह लेखिका की जितनी भी थी, वो कभी भी उनसे इस तरह की होड़ नहीं करती थी कि हम लोग काम कर रहे हैं ये काम नहीं कर रही। उसका व्यवहार ही कुछ ऐसा था, ठीक है ना। उसको कभी किसी ने जबरदस्ती, उसके साथ कभी किसी ने जबरदस्ती काम के लिए की ही नहीं। किसके साथ? लेखिका की माँ के साथ। तो आगे देखिए, क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उसके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। मतलब पहली बार तो ये अंग्रेज परस्त थे इसके नाना, और अंग्रेजों से सब लोग डरते ही थे पहले। तो लेखिका के घर वाले भी डरते थे। उनकी माँ को किसी ने कुछ कहा तो उनके नाना जी जाकर अपने अंग्रेजों को कहीं कह ना दे, इस डर से लेखिका की नानी को उसके ससुराल वाले कुछ नहीं कहते थे। नानी को नहीं, सॉरी, माँ को, लेखिका की माँ को उसके ससुराल वाले कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उसके पिता क्या थे बेटा? अंग्रेजों के आज्ञाकारी थे। और अंग्रेजों की आज्ञाकारियों के साथ या उनकी लड़कियों के साथ किसी तरीके की कोई बदतमीजी या इस तरीके का कोई सलूक किया जाए तो वो अंग्रेजों को कह देंगे, और अंग्रेज फिर हिंदुस्तानियों पर खासे जुल्म करते ही थे। तो उस जुल्म के चक्कर में कोई कुछ उसकी नानी उसकी मम्मी को कुछ कहता ही नहीं था। आगे देखो, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे। कौन बेटा? इसके पिता के बारे में बता रही है। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करवा रहे, दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनसनी भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी ने रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती थी, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवाबी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। बहुत अच्छी बात कह रखी है। देखो बेटा, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया मेरी माँ को उनकी ससुराल वाले, मतलब लेखिका के पीहर वाले, उसकी चाची ताई उसकी दादी वगैरह बहुत अच्छे से रखते थे। उसकी कई वजह थी। सबसे पहली वजह तो ये बताई गई है कि इसके जो नाना जी थे, लेखिका के नाना जी, ये अंग्रेजों के आज्ञाकारी थे। अब अंग्रेजों के आज्ञाकारी की पुत्री को अगर ससुराल वाले ढंग से नहीं रखेंगे तो फिर वो अंग्रेजों को कहेंगे, और अंग्रेज भारतीयों पर फिर जुल्म करते ही थे, तो उनके प्रति कोई कार्रवाई कर देते। दूसरी बात, उसका पति एक क्रांतिकारी जरूर था, लेकिन उस टाइम सरकार किसकी थी बेटा? अंग्रेजों की थी ना। तो बताओ, क्रांतिकारियों की ज्यादा सुनी जाएगी या फिर सरकार की ज्यादा? भाई सरकार की ज्यादा सुनी जाएगी, और सरकार की तरफ था कौन? लेखिका का नाना था। तो उनकी बेटी को इसलिए उनके घर वाले अच्छे से रखते। दूसरी बात, एक तो वो किस चुगली नहीं करती थी, किसी की बात इधर से उधर नहीं कहती थी, सबके साथ प्यार से रहती थी, सबका कहना मानती थी, काम चाहे थोड़ा हो लेकिन मना नहीं करती थी। ये कुछ उसके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें थी लेखिका की माँ के व्यवहार में कि सब लोग एक तो उसकी राय लेते थे और वो बता देती थी तो मानते भी थे। और दूसरी बात, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष थी वो बंदी, ईमानदार और निष्पक्ष थी, किसी का भेदभाव या किसी का पक्ष वगैरह नहीं लिया करती। और ज्वाइंट परिवार जो होता है बेटा, प्राचीन काल की जो संयुक्त परिवार होते थे उनमें लड़ाई झगड़ा, ये पक्षपात, ये सब बहुत होता था, और इन चीजों से इसकी माँ बिल्कुल दूर थी। इसीलिए सब लोग उसको बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखते थे और उसका सम्मान भी करते थे। ठीक है बेटा, बाकी कल पढ़ाएंगे। अब ये थे लेखिका के माँ का व्यवहार, ठीक है। अब आएगा उसकी माँ के व्यवहार की क्या विशेषताएं थी, यही बात आएगी इसमें कि कभी झूठ नहीं बोलती थी,
पहले ईमानदार थी, पक्षपात नहीं करती थी, घर के लोग हर बात में उसकी सलाह मांगते थे और उसकी सलाह पत्थर की लकीर की भांति निभाई भी जाती थी। ठीक है, वो किसी से चुगलीखोरी नहीं करती थी, किसी की बात को इधर उधर नहीं कहती थी, ये सब ठीक है ना। फिर माँ के व्यवहार, वो भाई अभी इस पैरे में भी माँ के बारे में ही आएगा, ये बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।